गुड इवनिंग। आप देख रहे हैं पब्लिक ओपिनियन। मैं हूं सलमा कौसर। सियासी अफरा तफरी और बेचैनी की फजा में एक हौसला अफजा खबर सामने आ रही है। आज एक और सऊदी वफ्द पाकिस्तान पहुंचने वाला है। वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान की खुसूसी हिदायत पर पहुंचने वाले सऊदी वफ्द में IT, मरीन माइनिंग, तेल और गैस की तलाश, अदविया साजी, एविएशन की बड़ी कंपनीज के 30 से ज्यादा CEOs शामिल हैं। इससे कबल पिछले माह भी एक आला सतह के सऊदी वफ्द ने पाकिस्तान का दौरा किया था। बैक टू बैक दौरे सऊदीया की जानिब से पाकिस्तान में सरमायाकारी में संजीदगी को जाहिर कर रहे हैं। यकीनी तौर पर SIFC की खुसूसी काविशें रंग लाना शुरू हो चुकी हैं। माजी में भी मुतादिद मरतबा सऊदी सरमायाकारी का दावा किया जाता रहा, लेकिन अंदरूनी मसाइल और ब्यूरोक्रेटिक रुकावटों के बायस पाकिस्तान खातिर खा नताइज हासिल करने में नाकाम रहा। अब भी सियासत का मैदान पार्टीज के दरमियान अखाड़ा बना हुआ है। क्या सुनहरी मौके से फायदा उठाया जा सकेगा? इस बारे में अपने पैनल से बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में बात होगी हुकूमत के लिए दर्दसर बनने वाले गंदम बहरान की, जिससे निपटने में हुकूमत मुकम्मल नाकाम नजर आती है। वज़ीर-ए-आज़म ने ऐलान किया है कि वो जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे और साथ ही किसानों से 18 लाख टन गंदम खरीदने का ऐलान किया है। वज़ीर-ए-आज़म की कायम करदा कमेटी कल रिपोर्ट भी पेश करेगी और दूसरी तरफ किसान इत्तेहाद ने 10 मई से मुल्क की एहतजाज शुरू करने का ऐलान कर दिया है। चेयरमैन पाकिस्तान किसान इत्तेहाद खालिद खोखर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि माफिया ने गंदम स्मगल करके पैसा कमाया। एहतजाज का सिलसिला पूरे मुल्क में फैलाएंगे। हमारे पास एहतजाज के अलावा कोई ऑप्शन नहीं। पहले से बहरानों में घिरी हुकूमत के लिए इस बहरान से निपटना यकीनन आसान नहीं होगा। और दूसरा अहम सवाल, क्या वज़ीर-ए-आज़म गंदम बहरान के जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई कर सकेंगे या मामला हमेशा की तरह फाइलों के सुपुर्द हो जाएगा? और आखिरी सेगमेंट में बात होगी गजा की, जहां पर इसराइली मजालिम का सिलसिला अभी तक थम नहीं सका। इसराइली मजालिम से इंसानियत का सर शर्म से झुक गया है। इन मजालिम के खिलाफ और जंगबंदी की हिमायत में हजारों अमरीकी तलबा सरापा एहतजाज हैं। वियतनाम जंग के बाद पहली मरतबा 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी से 2400 के करीब तालिब इल्म गिरफ्तार हो चुके हैं। आज़ादी इजहार के सबसे बड़े अलंबरदार और चैंपियन मुल्क की मुनाफिकाना पॉलिसियाँ खुलकर सामने आ चुकी हैं। अमरीका ने अक़वाम मुत्तहिदा, NGOs और दुनिया भर की मुख्तलिफ हुकूमतों की तनकीद के बावजूद इसराइल के लिए अपनी हिमायत बरकरार रखी है। और दूसरी तरफ मिस्र में जारी इसराइल और हमास के मुज़ाकरात का कोई खास नतीजा नहीं निकल सका। बात करने के लिए हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ मौजूद। आमिर सईद अब्बासी साहब हमारे मेहमान हैं। इसके अलावा डॉक्टर फ़ारूक सलीम साहब लाइव लिंक पर मौजूद हैं। अनवर रज़ा साहब भी हमारे साथ स्काइप लिंक पर मौजूद हैं। अब्बासी साहब, आप चूँकि स्टूडियोज़ में हैं तो मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले आप इस पर रोशनी डालें कि कुछ अच्छी खबरें हमारे सामने आ रही हैं इकॉनमी के मैदान से। सऊदी वफ़द, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, उसमें इन्वेस्टर्स शामिल हैं, CEOs शामिल हैं जो पाकिस्तान आ रहे हैं। हमेशा कहा जाता था पाकिस्तान में सऊदी अरब इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है, ये खबरें आती थी लेकिन इम्प्लीमेंट होती हुई नज़र नहीं आती थी। इस बार आपको अमली मैदान में कुछ होता हुआ नज़र आ रहा है? थैंक यू सलमा। एक तो बहुत शुक्रिया आपका, और दूसरी बात यह है कि पहली मर्तबा जो SIFC है उसकी कोशिशों की बाद सऊदी अरब की तरफ से जो बहुत एक मैच्योर इन्वेस्टमेंट और बहुत एक्टिवली और बहुत ही ज़्यादा संजीदा कोशिशें की जा रही हैं, और जो हम एफ़र्ट्स देख रहे हैं ना सिर्फ पाकिस्तानी हुकाम की तरफ से और जो हमारी मिलिट्री लीडरशिप है उसकी तरफ से, इसके साथ साथ जो सऊदी क़यादत है उनकी तरफ से भी बहुत हौसला अफजा इक़दाम किए जा रहे हैं इस तमाम तर कोशिशों में कि पाकिस्तान को इस वक्त जिन इन्वेस्टमेंट्स की ज़रूरत है, जो यहाँ पर एक एनवायरनमेंट बनाया जा रहा है इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, उसमें सऊदी अरब की जो दिलचस्पी है वो बिलखसूस काबिल सताइश है, और उसके लिए तमाम तर जो इक़दाम किए रहे हैं बहुत हौसला अफजा हैं। जो अब तक रिपोर्ट्स सामने आई हैं, आप बैक टू बैक विजिट्स देखें, ना सिर्फ सऊदी डेलीगेशंस के पाकिस्तान में और फिर वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के सऊदी अरब में, और फिर उसके साथ साथ जो वली अहद हैं मोहम्मद बिन सलमान, उनकी तरफ से इन तमाम जो एफ़र्ट्स हैं तकरीबन 25 अरब डॉलर की ये सरमायाकारी है, और इसकी जो कोशिशें की जा रही हैं वो हर शोबे में, वो IT के शोबे में हो, वो ज़राअत के शोबे में हो, वो जो माइनिंग है उस शोबे में हो, रियल एस्टेट में हो, होटलिंग के शोबे में हो, ये वो तमाम शोबाजात हैं जिनके ऊपर बहुत संजीदा कोशिशें की जा रही हैं। और जो इससे पहले वफ्द आया था उसकी विज़िट के दौरान भी पाकिस्तान की तरफ से बहुत अच्छी जो है वो ऑफर्स भी की गई थी और बताया गया था कि ये अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं। और उसके बाद फिर वज़ीर-ए-आज़म का सऊदी अरब जाना, फिर मोहम्मद बिन सलमान साहब से मुलाकात, और फिर उसके बाद अब दोबारा वफ्द का आना, ये बहुत खुश आइंद है। और ये देखें, ये कोई एक रात की, एक दिन की, एक
हफ्ते की एफर्ट्स नहीं है, बल्कि Time इसके taking पीछे है, बिल्कुल। बहुत बड़ी कोशिश है और इसमें जद्दोजहद जो है। हमारी जो मिलिट्री लीडरशिप है उसकी बड़ी कंट्रीब्यूशन है और उनकी तमाम तर कोशिशों के नतीजे में ही जो सऊदी अरब है वो एक ह्यूज इन्वेस्टमेंट प्लान लेके आ रहा है। और इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में बड़ी खबरें आएंगी और अहम जो शख्सियात हैं वो भी पाकिस्तान का दौरा करेंगी। लिहाजा आइंदा आने वाले दिनों में इस हवाले से बहुत हौसला अफजा जो खबरें हैं वो सामने आ रही हैं, पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट्स के हवाले से, पाकिस्तान में अहम शख्सियात के विजिट्स के हवाले से, और इसके साथ साथ जो पाकिस्तान एक इन्वेस्टमेंट का एक पूरा मॉडल लेकर आ रहा है उसके लिए कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक एस्पेक्ट है जिसको कवर करने की ज़रूरत है और वो है हमेशा की तरह जो पाकिस्तान के ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं उनको मिनिमाइज करने की ज़रूरत है। यहाँ पर जो आने वाले इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए एक साजगार माहौल बनाने की ज़रूरत है, उनके लिए आसानियाँ पैदा करने की ज़रूरत है। और इसके साथ साथ देखें जो एनवायरनमेंट होता है ना बहुत मैटर करता है। जब भी कोई इन्वेस्टर आता है तो उसको जो माहौल है वो देखता है कि वो कितना साजगार है, उसकी कितनी सहूलियात हैं और उसके लिए अगर वो इन्वेस्टमेंट लेकर आता है तो उसके लिए कितनी आसानियां पैदा की जाएंगी। लेकिन क्योंकि हमारे यहाँ जो तारीख है वो इस हवाले से कुछ अच्छी नहीं है कि जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स हैं वो हमेशा से रही हैं, जो अफसरशाही है वो हमारी हमेशा बहुत से मसाइल और इन जो मसाइल पर अब काबू पाना होगा, अदरवाइज Absolutely. मसाइल पैदा होंगे मुस्तकबिल में भी। ठीक है डॉक्टर साहब, सऊदी आ रहे हैं, क्या डॉलर भी साथ लाएंगे? बेशुमार आ रहे हैं। अब्बासी साहब ने सारा डिटेल में बयान कर दिया। क्या डॉलर भी आएंगे? मेरे ज़हन में दो चीजें आती हैं। पहली चीज तो ये है कि हम सीरियसली सऊदी से चाहते क्या हैं। ट्रू, क्या चाहते हैं? अभी तक तो मुझे ये लगता है कि हम चाहते हैं कि भाई वो $1 अरब का हमें उधार तेल दे दिया करो। दूसरा हम चाहते हैं कि वो $2-3 अरब आपका स्टेट बैंक के अंदर पड़ा हुआ है उसको खुदाए रिन्यू कर दें। जो पोटेंशियल है क्या हमने उसकी तैयारी कर रखी है? आप पोटेंशियल देखें कि 2-3 हफ्तों के लिए सऊदी अरब डेलीगेशन जो है वो मिस्र जाता है। ये मैं 2 साल पुरानी बात कर रहा हूँ, पिछले साल की बात। 2900 प्रोजेक्ट्स में $27 अरब की सरमायाकारी की है मिस्र के अंदर सऊदी ने। और हम उनसे मांगते हैं कि जी $1 बिलियन का उधार तेल दे दें हमें, 2-3 बिलियन डॉलर स्टेट बैंक में पड़ा है उसकी जो है रिन्यूअल कर दें। क्या डॉक्टर साहब क्यों हम अपने पोटेंशियल को अंडरमाइन करते हैं, अंडर एस्टिमेट करते हैं? देखिए उसके लिए तैयारी चाहिए सलमा। उसके लिए आपको एक हिकमत अमली बनानी होगी। वो जो पुरानी बात थी कि जी हम बड़े इंपॉर्टेंट हैं, हमारे पास बम है, हमको पैसे दिए जाएं, वो वाला जो दलील है वो अब नहीं चलती। यहाँ पे जो दलील है वो ये है कि मुनाफा बख्श शराकतदारी, वो मुनाफा ढूंढ रहे हैं और वो शराकतदारी ढूंढ रहे हैं। अब जो पोटेंशियल है, आप सोचिए कि 2024 का साल चल रहा है, आधा गुजर गया है। 2030 के अंदर सारी दुनिया, सारा यूरोप जो है वो रिन्यूएबल की तरफ जा रहा है। वहां पे तेल का मामला खत्म हो रहा है और मामला जो शुरू हो रहा है वो कॉपर का हो रहा है, वो तांबे का हो रहा है। जो फ्यूचर का तेल है वो तांबा है। आपने इलेक्ट्रिक गाड़ियां बनानी है आपको तांबा चाहिए, सोलर पैनल बनाने हैं आपको तांबा चाहिए, 5G आपको तांबा चाहिए, आपको बायोडिग्रेडेबल बैटरीज बनानी है आपको तांबा चाहिए, आपको कॉपर, हर जगह ड्रोन टेक्नोलॉजी कॉपर चाहिए। और हमारा एक सूबा है जो कॉपर से भरा पड़ा है। तो क्या हमारे पास कोई हिकमत अमली है कि वो जो 2030 में होने वाला है उससे हमने किस तरह फायदा उठाना है, या फिर सिर्फ हमने वही $1 बिलियन का तेल उधार लेना है और $3 बिलियन जो है वो अपने रिन्यू करवाने? ऑन सीरियस नोट हमें सोचना पड़ेगा। और डॉक्टर साहब जब हम ये बात कर रहे हैं तो इस वक्त सऊदी सरमायाकार पाकिस्तान पहुंच चुके हैं। अनवर रजा साहब, मेरे जहन में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल आता है बार बार कि खास सऊदी अरब सरमायाकारी करना चाहे, कतर सरमायाकारी करना चाहे, या कोई भी दोस्त मुल्क हो, इवन चाइना भी हो, क्या ये मैटर करता है कि हुकूमत किसकी है, रूलिंग पार्टी कौन सी है, या उसके लिए सिर्फ इनेबलिंग एनवायरनमेंट होना काफ़ी है? किसी की भी हुकूमत हो, कोई भी रूल कर रहा हो, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। बहुत शुक्रिया सलमा। मैं आपके सवाल की तरफ बाद में आता हूँ। पहले तो ये देखिए कि वेस्ट से अब जो आपकी ताकत है वो ईस्ट की तरफ आती जा रही है। वो आप माशी सूरत देख लें या वासियत ताकत को। एक बात तो ये बड़ी इम्पोर्टेंट। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान हर कभी ना कभी किसी ना किसी वक्त किसी ना किसी मुल्क को पाकिस्तान की जरूरत रहती है। कभी चाइना को, कभी अमेरिका को, कभी ईरान को, कभी सऊदी अरेबिया को।
और इसमें अगर आप देखते हैं तो सऊदी अरेबिया और चीन मुसलसल पाकिस्तान के दोस्त हैं और वो बिल्कुल अपने इंटरेस्ट के लिए अगर काम करते हैं तो पाकिस्तान को भी इसका फायदा होता है। अब आते हैं आपके सवाल की तरफ। पाकिस्तान में जिसकी भी हुकूमत हो वहां पर 2-3 चीजें हैं बड़ी इंपॉर्टेंट जो बैरूनी सरमायाकार है वो देखते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि अभी आप देखें कि इसमें जो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट है उनकी जो क़यादत है, उन्होंने अमेरिका, चाइना, सऊदी अरेबिया और जो दीगर हमारे ममालिक हैं उनके साथ इकोनॉमिक सिचुएशन को बेहतर करने के लिए मुज़ाकरात किए, विजिट किए और उनको इम्तिहानी करवाई। दूसरा, पाकिस्तान में देखते हैं कि सिक्योरिटी सिचुएशन क्या है, हुकूमत जिसकी भी हो, सिक्योरिटी के हालात को किसने बेहतर करना है, पाक फौज में। इसलिए दूसरा जो रुख है इस बात का वो भी मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट की तरफ जाता है। तीसरी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, हुकूमत किसी की भी हो, किसी भी सियासी जमात की, लेकिन हमारे यहाँ जो इदारे हैं, जो ब्यूरोक्रेसी है, उनका जो कंडक्ट है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बैरूनी सरमायाकार को फैसिलिटेट करना उनका काम है। और वो भी अगर मैं बात करूं इनडायरेक्टली तो वो भी फौज की तरफ ही जाती है। SIFC अब आया तो अब मैं देखता हूँ और मैंने देखा भी कई मेरे पास मिसालें मौजूद हैं कि सिविल ब्यूरोक्रेसी ने उसमें हर्डल्स क्रिएट करने की कोशिश की फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट की, तो SIFC ने उसको 2 दिन के अंदर दूर किया। कई ऐसे केसेस हैं जिनको 3 घंटे 4 घंटों में भी दूर किया गया। तो अगर हम सबको मजबूत तौर पर देखें तो आप देखें कि मुल्क के एस्टैब्लिशमेंट है, जो पाक फौज है, वो अगर गारंटी करती है किसी भी मुल्क को, तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान में सरमाया आएगी, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आएगी। और आपके जो लोकल इन्वेस्टमेंट है, आपके सरमायाकार वो भी ये देखते हैं जो रेड टेपिज्म है उसको कैसे खत्म किया जाएगा। वो कोई सियासी हुकूमत नहीं कर सकती, क्योंकि सियासी हुकूमत खुद इन ब्यूरोक्रेट्स की मोहताज होती है। सही खत्म करेगी तो मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट। इसीलिए SIFC का अमल में लाया गया ताकि जो इन्वेस्टमेंट है, जो लोकल आपके सरमायाकार है, इनको फैसिलिटेट किया। अगर कोई ब्यूरोक्रेसी हर्डल्स क्रिएट करती है तो उन हर्डल्स को SIFC पूरी तौर पर दूर करे। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही खुशाइन डेवलपमेंट है। और इस वक्त सरमायाकारों का वफ्द जिसमें 30 से ज़ायद कंपनीज के सरमायाकार मौजूद हैं पाकिस्तान पहुंच चुका है। बहुत शानदार ज़बरदस्त इस्तकबाल किया गया है और $25 अरब से ज़ायद की सरमायाकारी एक्सपेक्टेड। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, कुछ दीगर मामलों पर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। गंदम के बहरान का जिक्र हो रहा था और किसानों ने एहतजाज भी किया। इस सिलसिले में बहुत ज़्यादा गंदम इंपोर्ट कर ली गई थी निगरान हुकूमत के दौर में, और उसके बाद अभी जब रेट मुकर्रर हुआ वो कम था और फिर सरकार ने रेट मुकर्रर होने के बावजूद भी नहीं खरीदी और बारिशें होना शुरू हो गई, जिसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। तो डॉक्टर फ़ारूक, सबसे बेसिक क्वेश्चन तो ये है कि क्या अब गंदम का बहरान पैदा होने वाला है? देखिए सलमा, गंदम का बहरान तो हमारे यहाँ हर दूसरे या तीसरे साल पैदा होता है। सोचने की बात यह है कि क्या हमने नाराबाजी करनी है, क्या हमने कहना है कि करप्शन हो गई, क्या हमने सियासी मुखालिफिन को सजा देने की कोशिश करनी है, क्या दोबारा से नारे लगाने हैं कि अकाउंटेबिलिटी करो। एक तो ये चॉइस है कि करप्शन हो गई, अकाउंटेबिलिटी करो। दूसरी तरफ है कि इसका हल ढूंढना है। मुझे महसूस ऐसा होता है कि अगर इतने सालों से बार बार यही हो रहा है और फिर इसके जो सपोर्टर्स हैं वो कहते हैं जी करप्शन हो गई, उसकी अकाउंटेबिलिटी करो। हल ढूंढना चाहिए। देखिए, हल इसका इतना सिंपल है, पहले भी शायद मैं आपसे बात कर चुका हूं। इसके पास, नैब के पास इसका कोई हल नहीं है, हुकूमत के पास इसका कोई हल नहीं है, FIA के पास इसका कोई हल नहीं है, इंटेलिजेंस ब्यूरो के पास कोई हल नहीं है, किसी एंटी करप्शन एस्टेब्लिशमेंट के पास इसका कोई हल नहीं है। इसका हल ये है कि पास्को को सबसे पहले बंद कर दिया जाए। उसने 2.5 करोड़ चूहे पाल रखे हैं। जो गंदम खा जाते हैं। बताया कि हुकूमत ऐलान करती है कि 18 लाख टन गंदम खरीदेगी। वो 18 लाख टन तो चूहे खा जाएंगे। दूसरा हल ये है कि जो सपोर्ट प्राइस है, हुकूमत मुदाखलत करती है, वो सपोर्ट प्राइस का मामला बंद कर दे। ये दुनिया में बंद हो चुका हुआ है। तीसरा ये है कि आप इसकी बिल्कुल तिजारत खोल दें। जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी गंदम एक्सपोर्ट कर दे, जिसका दिल चाहता है जितनी मर्जी गंदम आटा इंपोर्ट कर ले, दुनिया से सस्ता तरीन आटा इंपोर्ट कर ले। अगर अफगानिस्तान गंदम चली जाती है तो हम इसको स्मगलिंग क्यों कहते हैं? इसको एक्सपोर्ट कह दें। ठीक है। अगर हमारा मुनाफा हो रहा है, देखिए इस वक्त तो अफगानिस्तान में गंदम पाकिस्तान के मुकाबले में सस्ती है। अगर वहां पे सस्ती है तो किसी का दिमाग खराब है, यहाँ से गंदम स्मगल करेगा। बिल्कुल ठीक। तो हल निकालना है
या सियासी नारा लगाना है, ये देखने की बात है। और क्विक सॉल्यूशंस तो डॉक्टर साहब आपने बता भी दिए हैं। अगर अरबाब इख्तियार सुन रहे हो तो मेरा ख्याल है इम्प्लीमेंटेशन कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अनवर रजा साहब, ये 18 लाख टन गंदम खरीदेगी सरकार, जिसका वज़ीर आज़म ने ऐलान किया है। जो पहले से इंपोर्ट की हुई गंदम थी, जो पहले ही ज़रूरत से ज़्यादा थी, उसके अंदर ये 18 लाख टन का एडिशन हो जाएगा। इतनी गंदम कहाँ जाएगी? इसकी अकाउंटेबिलिटी कैसे होगी? क्या इसको ख़राब होने के लिए छोड़ दिया जाएगा? जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, इसके कोई बेहतर सोल्यूशंस भी हो सकते थे। हम बेहतर रेट पर बेच देते, हमारा कुछ ना कुछ फ़ायदा हो जाता, बजाय इसके कि वो चूहों वाला मामला हो जाए हमेशा की तरह। सलमा देखिए, जो गंदम की जरूरत से ज्यादा खरीदेगी, पहले तो वो अकाउंटेबल होने चाहिए। और दूसरी बात यह है कि इस गवर्नमेंट में जब मार्च में इन्होंने हुकूमत संभाली तो उसके बाद भी ये गंदम काफी खरीदी गई। देखिए, दो वाकयात है, इन वाकयात को प्रूव होना चाहिए, इस पर एक इंक्वायरी कमीशन बनना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि कौमी खजाने को कोई नुकसान पहुंचाए तो आप उसको खुलेआम छोड़ दें। रही बात 18 लाख गंदम जो अब हुकूमत खरीदेगी, आप देखिए ना कि अफगानिस्तान में गंदम क्यों सस्ती हुई, क्योंकि यहाँ से स्मगल्ड होकर वहां पर जाती है और जहाँ से सारा सामान वहां जाता है, तो वहां पर चीजें लामहल्ला सस्ती होंगी। देखिए, या तो फिर आप इसको एक्सपोर्ट कर दीजिए, भेज दीजिए जो इजाफी गंदम है, वरना यहाँ पर 2.5 लाख चूहे खा जाएंगे। या फिर जो डॉक्टर साहब ने बताया कि जाया हो जाएगी। देखिए ना, अब अगर बारिशें हो जाती हैं तो ये गंदम जाया होगी। रही बात हुकूमत क्यों खरीदना चाहती है, देखिए किसानों का ये इशू है। 10 से किसान मुल्क भर में एक तहरीक चलाने जा रहे हैं। उन किसानों का क्या कसूर है कि अगर माफियाज ने ये गंदम पहले खरीद ली और बाद में खरीद ली? हुकूमत को पता था, ईसीसी ने अभी इसकी अप्रूवल नहीं दी। अभी जब हुकूमत ने, ये नई आने वाली हुकूमत ने गंदम खरीदी की है, तो मुझे बताएं कि क्या कौमी खजाने को इस तरह हर शख्स आए, कोई ब्यूरोक्रेट आए, सियासतदान आए, या वो जो मफाद परस्त लोग हैं अपने इंटरेस्ट को देखते हैं और कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाते हैं, उन्हें खुला छोड़ दिया जाए? हाँ, इसका सोल्यूशन जरूरी है। इसका एक सोल्यूशन ये भी है कि इन लोगों को जज़ा और सजा का कॉन्सेप्ट होना चाहिए। जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनको सजा मिलनी चाहिए और आइंदा के लिए ऐसा नहीं होगा। एक रास्ता इस तरह रोका जाएगा। और अब जो गंदम आपके पास इजाफी है, इससे पहले कि चूहे खा जाए या जाया हो जाए, आपको इसको एक्सपोर्ट कर देनी चाहिए। हुकूमत को इसकी इजाजत देनी चाहिए। अफगानिस्तान की पार्टीशन, अफगानिस्तान को अब भी इसकी जरूरत होगी। अदरवाइज आप इस तरह इस पर खामोशी इख्तियार कर देंगे या इस बात पे कि इसको पॉलिटिकल इशू ना बनाया जाए कि खराबी पैदा होगी, तो क्या खराबी पैदा होगी? आगे इसमें मुल्क में इतने इशूज नहीं है। क्या गरीब आवाम को, किसानों को आप जमीन दौद करना चाहते हैं? इस वजह से इस स्कैंडल को मंजर आम पर नहीं आना चाहिए। ठीक है, इसका नतीजा को निकलता या नहीं निकलता, कौम को, आवाम को पता होना चाहिए कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। कभी शुगर स्कैंडल आता है, कभी पेट्रोल का स्कैंडल आ जाता है, देखिए ऑयल स्कैंडल आ जाता है, और कभी गंदम स्कैंडल आ जाता है। क्या ये मुल्क तजर्बात के लिए बना हुआ है? अगर आप किसी को सजा नहीं देंगे तो मैं समझता हूँ ये जो क्राइसिस है ये मजीद बढ़ते चले जाएंगे। क्राइसिस मजीद बढ़ जाएगा। आमिर बासी साहब, क्या ये बहरान जानबूझकर क्रिएट किया जा रहा है, स्कैंडल बनाने की कोशिश की जा रही है? और एक और इम्पोर्टेंट सवाल कि गंदम का रेट कम मुकर्रर किया गया, फिर ऐलान हुआ लेकिन खरीदी नहीं गई, फिर किसी के खिलाफ अभी तक कार्रवाई भी नहीं हुई, क्यों? क्या कुछ पर्दा नशीनों के भी इसमें नाम आते हैं? देखिए सलमा, एक तो आपने अनवर साहब से पूछा कि क्या गंदम जो है वो हमें एक्सपोर्ट करनी चाहिए या चूहों के रहम करम पर छोड़नी चाहिए। तो मेरा ये ख्याल है कि असल में हमें ना 2-3 तरह के चूहे जो हैं वो इसका गंदम का शिकार करते हैं। ये खास तरह के चूहे हैं। एक तो छोटे चूहे होंगे ना, वो जो असली चूहे हैं, वो तो बेचारे एक पाव गंदम नहीं खा सकते। यस, वो एक पाव नहीं खा सकते। एक ना ये मोटे मोटे चूहे हैं, ये हमारी जो ब्यूरोक्रेसी है उसमें ऐसे चूहे हैं। इसी तरह जो मातहत एहलकार हैं महकमा खुराक के और फूड सिक्योरिटी के, उसमें बहुत बड़े बड़े चूहे हैं। और इसी तरह फिर हमारी पूरी जो चेन है जो इस अमल को देखती है, उसमें बहुत बड़े बड़े चूहे हैं। जब तक इन चूहों का कला कमा नहीं होगा, इनका एहतसाब नहीं होगा, इनसे पूछा नहीं जाएगा कि ये क्या आपने इस मुल्क को मतलब और इस मुल्क के किसान के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है, इस मुल्क के साथ कितना बड़ा जुल्म किया है, और आप कैसे ये कह सकते हैं कि 300 अरब रुपए का ये स्कैंडल है और इसके ऊपर मट्टी डाल के। स्कैंडल सिर्फ निगरान हुकूमत के दौर का है या उसके आगे पीछे भी कोई कार्रवाइयां हुई हैं? देखें, अपेरेंटली तो निगरान हुकूमत के दौर का ही है और जो अब तक रिपोर्ट सामने आई हैं, लेकिन वैसे जो है वो अप्रिशिएट करना पड़ेगा इस हुकूमत को भी कि जिन्होंने किसान, जो गरीब, जो सुबह तलुए आफ्ताब से लेके गरूब आफ्ताब तक अपनी ज़मीनों में कितनी मेहनत के साथ वो फसल लगाता है, वो फसल लगाने के बाद कभी बारिश में कभी धूप में वहाँ पर काम करता है, उसके बाद वो ये एक्सपेक्ट करता है 6 माह के बाद, 8 माह के बाद कि उसको उसकी जो मेहनत है उसका फल मिलेगा। और अब किसान के साथ हो क्या रहा है? किसान सड़कों पर धक्के खा रहा है। किसान जो है वो सड़कों पर आ रहा है, वो
मुख्तलिफ दफातर के चक्कर लगा रहा है और वो कह रहा है कि हमारी गंदम कोई ख़रीद ले, क्या पता कब बारिश आ जाए, तूफ़ान आ जाए और हमारी सारी मेहनत ज़ाया हो जाए। और उनके साथ सलूक क्या हो रहा है कि कभी उनके ऊपर मुकदमात हो रहे हैं, कभी उन्हें पकड़ धकड़ हो रही है और कभी उन्हें जो है वो मुख्तलिफ धमकियाँ दी जाती हैं और उनकी सारी मेहनत को ज़ाया किया जा रहा है। और इस हुकूमत ने इस पूरे मामले को बिल्कुल फेर दिया एक नए स्कैंडल की तरफ कि जनाब 300 अरब का एक कह रहा है कि निगरान ने किया, निगरान वाले कह रहे हैं कि तुम फॉर्म 47 वाले हो, वो कह रहे हैं कि तुम हटाने की कोशिश की जा रही है। असल मतलब असल तवज्जो तो पूरा मामले से हटा दी गई है। सो मेरा ये ख्याल है कि ये पूरे मामले की एहतसाब भी जरूर होना चाहिए और जो किसानों का हक है और जो इस पूरे देखे ना, ये कोई छोटी बात तो है नहीं कि किसी एक फर्द ने फैसला कर लिया या किसी एक गवर्नमेंट पूरे साल की मेहनत और उसका सिला ये मिल रहा है, रिवॉर्ड के नाम पे क्या मिल रहा है। बेचारे लोग सड़कों पे धक्के खाने को मजबूर हैं कि कोई उनकी गंदम खरीद ले, कोई उसका रेट बेहतर मुकर्रर कर दे। एक छोटा सा कमेंट मैं अनवर साहब को दोबारा ऐड करना चाहती हूँ। अनवर साहब, इस सारे सिनेरियो के बाद क्या इस मुल्क का किसान दोबारा गंदम उगाएगा? और क्या अगर हम आइंदा आने वाले सालों में गंदम के बहरान का शिकार हो जाते हैं तो हम इस पोजीशन में होंगे कि हम दोबारा से गंदम को इंपोर्ट कर सकें? लोग तो एक वक्त की रोटी के मोहताज होकर रह जाएंगे। अगर इस वक्त 20 रुपए की रोटी मिल रही है जिस पर लोग एहतजाज करते हैं, तो क्या 50 रुपए तक नहीं पहुंच जाएगा रोटी का रेट? सलमान, देखिए, बहरान की बात जहां तक आपने की, किसान क्यों कर गंदम उगाएंगे जब वो इतनी सुबह से लेकर रात तक काम करेंगे, खेतों में हल चलाएंगे फसल, इस उम्मीद पर कि साल के बाद मुझे इतना फायदा होगा और मैं अपने बच्ची की शादी कर सकूंगा। कोई मेडिकल इश्यूज हैं, आपको पता है, साल भर वो इस पैसे का इंतजार करते हैं। क्यों कर वो गंदम उगाएंगे? बहरान पैदा होगा, फिर आप इंपोर्ट करेंगे, फिर इंपोर्ट के नाम पर अरबों डॉलर का फिर आप इस कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाएंगे। सफर कौन करेगा? इस मुल्क के अवाम और इसके किसान। अब हुकूमत इस खौफ से ये गंदम खरीदना चाहती है कि ये मुल्क में तहरीक ना चलाएं। मुझे बताएं, चले आप किसानों का तो फायदा होगा, लेकिन अगर आप ओवरऑल देखिए, हम भी चाहते हैं कि किसानों का फायदा हो, लेकिन कौमी खजाने को फिर नुकसान पहुंचेगा। सलमा, बहरान तो आने वाला जो है उसको तो बाद में देखा जाएगा, कल को क्या होगा कोई बंदा इसको प्रेडिक्ट नहीं कर सकता। आज देखिए ना कि किस मुल्क की क्या हालत है। किसान अपनी तरफ रो रहे हैं, कौमी खजाने को चूना लगेगा, जो अरबों डॉलर खा गए हैं उनको कोई नहीं पूछेगा। बहरान तो अब पैदा हुआ है। अच्छा, आप बात कर रही थी आमिर अब्बासी से, आपने पूछा इस मौजूदा दौर में भी, इस दौरे हुकूमत में भी गंदम खरीदी गई है 98 अरब रुपए की। सलमा, आप जो केयर टेकर गवर्नमेंट की तो बात करती है, इस मौजूदा हुकूमत को क्या हुआ था कि ईसीसी ने अभी अप्रूवल नहीं दी और आपने 98 अरब रुपए की गवर्नमेंट ने फिर गंदम खरीद ली और वज़ीर आज़म को मालूम ही नहीं। क्या वज़ीर आज़म अगर इतने ना है ना, उन्हें नहीं पता कि उनकी नाक के नीचे क्या हो रहा है? फिर उन्हें चाहिए ना, तो मिनिस्ट्री में जो लोग बिल्कुल पता होना चाहिए। अनवर साहब, एक छोटी सी चीज मैं और ऐड करना चाहती हूँ। बासी साहब, हमने अपने किसान को इतना डिपेंडेंट क्यों रखा हुआ है कि अगर गंदम खरीदेगी तो सरकार ही खरीदेगी? हमारा किसान इतना इंडिपेंडेंट क्यों नहीं है कि वो अच्छी क्वालिटी की गंदम एक्सपोर्ट कर सके और वहां से वो अच्छा रेट ले सके? किसान को भी फायदा होगा, मुल्क को भी फायदा होगा। देखिए, इसमें डॉक्टर साहब हमेशा बहुत अच्छी बात करते हैं। वो ये कहते हैं कि आप इस मार्केट को जब कंट्रोल करने की और गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जब आप इसको कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो उसके यही नताइज निकलेंगे कि या तो गंदम जो है वो ज़्यादा खरीदी जाएगी या कम खरीदी जाएगी और या फिर उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। जब तक इसको डीरेगुलेट नहीं किया जाएगा, इसको मार्केट के ऊपर छोड़ दिया जाए, जैसे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं कि चावल है, आपको कभी उसका ना बहरान का इशू आया, ना कभी उसकी प्राइसिंग का इशू आया, ना कोई और मसाइल आए और आप इवन एक्सपोर्ट भी करते हैं। सो इसी तरीके से गंदम के मामले के ऊपर भी हमें पॉलिसी अपनी तब्दील करना होगी। और दूसरी जो अहम बात अनवर रज़ा साहब जो कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म को पता ही नहीं है, यहाँ पे तो इवन मैं आपको बताऊँ कि मेरी बहुत से गवर्नमेंट ऑफिशियल से बात हुई, उन्होंने बताया कि इस वक्त इवन पंजाब में और मरकज़ में हुकूमत है मुस्लिम लीग नून की, लेकिन दोनों हुकूमतों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। इवन शहबाज साहब वहाँ पर जाकर कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे और इवन जो वज़ीर आला पंजाब हैं वो यहाँ पर को बहुत ज़्यादा चीज़ें रिपोर्ट नहीं कर रही और अपनी अपनी हदूद में रहकर और अपने अपने जो है वो एक सर्कल्स में जो है वो काम किया जा रहा है। सो इतनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हैं और इतनी कोऑर्डिनेशन का लैक है और इतना अदम ताउन है कि इस वक्त किसी को कुछ नहीं पता कि कौन सूबे क्या कर रहे हैं, मरकज़ क्या कर रहा है, और सब ने अपनी अपनी पॉपुलैरिटी और अपनी अपनी एक अलग से जो है वो अपनी मुहिम शुरू कर रखी है कि हम सबसे अच्छे हैं और हम सबसे ज़्यादा काम कर रहे हैं। सो ऐसी सूरत हाल में जाहिर बात है फिर नुकसानात यही होते हैं कि जो हुकूमत है ये कह रही है कि निगरान हुकूमत ने इतनी गंदम दरामद कर ली और पता चला कि इन्होंने खुद भी जो है वो 98 अरब रुपए की गंदम जो है वो दरामद की है। सो इस वक्त तो लगता ये है कि किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था और जो माफियाज हैं उन्होंने जबरदस्त लूट मार की है और उन्होंने इस पूरे मौके का फायदा उठाया। ये बात प्रूव्ड है कि इसमें माफियाज इन्वॉल्व थे। डॉक्टर साहब, वन लाइनर अगर आप भी बता दें कि क्या
जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई होती हुई हम देखेंगे, या हमेशा की तरह एक कमीशन बनाकर मामला रफा दफा कर दिया जाएगा, जो हुआ सो हुआ, जो नुकसान होना था इकोनॉमी का वो हो गया, अब आगे चलें और पिछले मामलात को छोड़ दें, ऐसा होगा? सलमा, जो आपने सवाल किया है उसका जवाब तो आपको बिल्कुल मालूम है, आप मेरी जुबान से सुनना चाहती हैं। देखिए, 70 साल से हमने कुछ सीखना है या नहीं सीखना, ये करप्शन का, एंटी करप्शन का नारा, अकाउंटेबिलिटी का नारा 70 साल से लग रहा है। True. अगर आज भी हम वही नारा लगाएंगे कि हमने करप्शन के खिलाफ लोगों को पकड़ना है, हमने नैब का इस्तेमाल करना है, तो फिर आप हल नहीं ढूंढ रहे, आप फोकस कहीं और कर रहे हैं। ठीक है, फोकस असल मामले पर होना चाहिए। और अगर वैसे हमारी ब्यूरोक्रेसी मामला करने पे आए तो 100 सॉल्यूशंस एक प्रॉब्लम के निकल आते हैं, और बहुत से मामला ऐसे भी होते हैं जिन पे हमने बड़ी क्विक कार्रवाइयां होते हुए देखी। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, एक और इंपॉर्टेंट मामले की बात करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। एक ऐसा मामला जिस पर अब टीवी चैनल्स पर शायद बात भी बहुत कम होती है, गज़ा से मुतालिक, जहां बेशुमार मासूम जाने जा चुकी हैं, हज़ारों की तादाद में लोग अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे, शोधा की तादाद इस कदर बढ़ चुकी है कि शायद नंबर्स जो हमारे सामने आ रहे हैं वो भी एग्जैक्ट ना हो। मलबे का ढेर बन चुका है गज़ा, और वहाँ पर मुसलमानों की जो सूरत हाल है वो शायद ही दुनिया में किसी भी जगह पर हो। बमबारी, गोलियों का सिलसिला जारी है। अनवर रज़ा साहब, इस सारे सिनेरियो पे आलमे इस्लाम का किरदार आपको क्या नजर आता है? आपको लगता है कि दुनिया में मुसलमान बसते हैं, या किसी को एहसास है कि गजा में क्या हुआ? सलमा, आलमी इस्लाम के किरदार की आपने बात की, उस पर तो ना ही बात कीजिए तो अच्छा है, क्योंकि जो किरदार उनका है उससे अच्छा किरदार तो गैर मुस्लिम्स का है, कि जो कम से कम दुनिया भर में गजा के मुसलमानों पर जो जुल्म से तुम ढाया जा रहा है उस पर एहतजाज तो करते हैं। हमारे यहाँ तो अब एहतजाज भी आप देखें दम तोड़ चुके हैं। मुझे बताएं कौन सा मुस्लिम मुल्क है कि जहां पर गजा के मुसलमानों के हक में आवाज उठाई जा रही हो? सारे खामोश हैं। यही बेइज्जती है जिसकी वजह से मुसलमान दुनिया भर में जिलो ख्वार हो रहा है। और गजा की अगर आप बात करें तो अब क्या रह गया? मलिया मेट हो चुका है, गजा तबाह हो चुका है। अब अगर जंग बंदी भी होती है, हमास जो गुफ्तगू कर रहा है इसराइल के साथ कि अगर मुकम्मल तौर पर जंग बंदी की जाए तो वो बात करने को तैयार है। अमेरिका का किरदार आपने देखा, जो कश्मीर पर उसकी पॉलिसी और है और गजा से मुतालिक उसकी पॉलिसी और है। वो इसराइल के साथ उसका नेक्सिस है, क्योंकि वो इसराइल को इस तरह नहीं छोड़ सकता, उसके साथ फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं। अमेरिका में अगर इतने इसराइली हैं तो जो बहुत बड़े सरमायादार हैं, उससे हट नहीं सकता अमेरिका। लेकिन मुसलमानों को अपने ममालिक के जो इंटरेस्ट हैं उनको देखना चाहिए। लेकिन हमारे यहाँ भी आप देखें कि तमाम जो मुल्क हैं, इस्लामी ममालिक हैं, मुझे बताएं उनका क्या किरदार है? ओआईसी ने क्या किया? कुछ भी नहीं। यही वजह है कि गजा के मुसलमान आज इस हालत में है, और शायद कश्मीर के लोग इसी सूरत हाल से दो चार हैं। लेकिन पाकिस्तान की मैं बात कर रहा था कि तमाम मुस्लिम ममालिक को इस पर कम से कम एक आवाज होना पड़ेगा, वरना आज अगर गजा की बारी है, कल कश्मीर की, तो कल किसी और मुस्लिम ममालिक की बारी भी हो सकती है। लेकिन हमारे यहाँ ये जो खामोशी है इसको मुजरमाना खामोशी कहते हैं। यहाँ पर तो जो मुस्लिम ममालिक के साथ जुल्म सितम हो रहा है, लेकिन कम से कम इन ममालिक को अपने गिरबान में भी झांकना चाहिए कि कल ये कड़ा वक्त इन पर भी आ सकता है। इस तरह नहीं तो किसी और माशी पाबंदियों की सूरत में और किसी तरह से जो यहूदी है, जो वेस्टर्न्स हैं, वो मुस्लिम ममालिक को इस तरह भी डैमेज कर सकते हैं। लिहाजा मुस्लिम उम्मा को अब यकजुबान होना पड़ेगा और अपनी पॉलिसी वाजे करनी होगी, क्योंकि मुस्लिम ममालिक इतने कमजोर नहीं तो वेस्टर्न को, अमेरिका को, इसराइल को कोई बात ना कर सके। आप कम से कम और कुछ नहीं तो उनकी जो गुड्स हैं उनका बाइकाट ही कर सकते थे, वो भी खत्म हो गया। और ईमान का ये कमजोर तरीन दर्जा है कि आप सिर्फ दिल में बुरा जाने जो कुछ हो रहा है, इसके अलावा भी ऑप्शंस है, लेकिन किसी मुस्लिम कंट्री की तरफ से हमें वो इम्प्लीमेंट होते हुए नजर नहीं आए। और इंसानी जानों के ज़िया पर जो सबसे शर्मनाक किरदार रहा वो अमेरिका का रहा। डॉक्टर साहब, आपको लगता है कि अमेरिका अपनी फॉरेन पॉलिसी को तब्दील करेगा? सलमा, एक अच्छी खबर है और बहुत सारी बुरी खबरें हैं। बुरी खबर जो है वो बुरी खबर ये है कि अमेरिका की खारजा पॉलिसी के ऊपर इस वक्त जो अमेरिका के यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर हो रहा है उसका कोई भी फौरी असर होने वाला नहीं है। मेरे नजदीक कोई फौरी असर नहीं होगा। लॉन्ग टर्म होगा तो वो फिर अल्लाह जानता है कि कितना लॉन्ग टर्म होगा। अच्छी खबर इसके अंदर नजर ये आती है कि अमेरिका की यूनिवर्सिटी कैंपसेस जो उनके जो नॉलेज रिजर्व है वहां पे एक एक्टिविज्म नजर आ रहा है। और एक जो बहस थी, जो बहस इस अंदाज में पेश की जा रही थी कि यहूद मुखालिफ है या इंसानियत की हामी है, ये अब अमेरिका की सोसाइटी के अंदर इसकी आगाही मैं समझ रहा हूं
कि मजीद फैलेगी और ये यूनिवर्सिटीज के थ्रू फैलेगी कि ये यहूद मुखालिफ आर्ग्यूमेंट नहीं है, ये इंसानियत की हामी जो है उसके आर्ग्यूमेंट की तरफ ये बढ़ रहा है। एक और अच्छी खबर इसमें यह है कि जो यूनिवर्सिटी कैंपसेस हैं उनके अंदर जो है वो फंड रेजिंग के फॉर्म्स भी बन गए हैं और शायद उम्मीद से कि वहां पे अमेरिका के अंदर फंड इकट्ठे होके वो गाजा तक पहुंच पाए। ठीक, इसराइल और हमास के दरमियान साथ साथ मुज़ाकरात भी हो रहे हैं। आमिर अब्बासी साहब, मिस्र में ये जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, जो नेगोशिएशन हो रही है, आपको लगता है, नज़र आता है कि कोई फ़ायदा होगा इसका या जंगबंदी तक मामलात पहुंच सकेंगे? देखिए सलमा, मैं अक़वाम मुत्तहिदा की एक रिपोर्ट पढ़ रहा था और उसमें ये मेंशन था कि अगर आज जंग बंदी हो जाती है तो गज़ा में हालात नॉर्मल होने में 2040 तक का वक्त लग सकता है। और ये जो तबाही की गई है, जो वहाँ पर स्ट्रक्चर्स मलियामेट किए गए हैं, जो इमारतें मलियामेट की गई हैं और जो घर वहाँ पर मलियामेट किए गए हैं, जो जानी नुकसान से हटकर जो माली नुकसान किया गया है, उसकी नॉर्मलाइजेशन के लिए 80 साल का वक्त दरकार है, या उनकी रिहेबिलिटेशन में या उनकी बहाली में। अब्बासी साहब, वैसे इंटरनेशनल मीडिया इसको जंगबंदी की टर्म में लिखता है। जंग तो दो तरफा होती है, एक तरफा तौर पर तो सिर्फ हमले होते हैं। बिल्कुल, आप दुरुस्त कह रही हैं कि इस वक्त जो इजरायली मजालिम हैं और जो इसराइल जिस तरीके से अटैक्स कर रहा है, और वो बिल्कुल एक तरफा जंग है और एक तरफा अटैक्स हैं और उसको किसी भी सूरत जंग नहीं कहा जा सकता, बल्कि वो एक हमला है। और एक ऐसे जो मासूम ख़वातीन, बच्चे और उनको टारगेट किया जा रहा है, हस्पतालों को टारगेट किया जा रहा है, तालीमी इदारों को टारगेट किया जा रहा है और पूरी इमारतों को मलियामेट किया जा रहा है। तो ये ना तो इसमें कोई जो है वो कोई ऐसे गोल्स हैं, कोई जंग वाला या कोई ऐसा माहौल है ही नहीं, बल्कि ये एक इंसानियत का कत्ल किया जा रहा है। इसमें अगर इवन आप इसमें से अगर मजहबी एस्पेक्ट को निकाल भी दें तो इस तरह के मजालिम तो शायद तारीख में कभी ना मिले हों। जिस तरह के मजालिम ना तो कोई मंगोलों ने किए हों या कोई और भी दुनिया में जितनी भी जो मजालिम करने वाली कौमें रही हैं, उन्होंने भी इतने ना किए होंगे जितने इस वक्त हो रहे हैं। और सबसे हैरानकुन तौर के ऊपर दुनिया भर की जो तंजीमें हैं वो खामोश हैं, और फिर जो मुसलमान ममालिक का किरदार है उसमें तो सर शर्म से झुक जाता है कि कैसे तमाम जो ममालिक हैं वो सिर्फ पहले तो वहाँ पर कुछ प्रोटेस्ट भी हो रहे थे, अब वो भी नहीं हो रहे, और सिर्फ मामला जो है वो सिर्फ एक आध बयान तक रह गया है। लिहाजा ये अनवर साहब ने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि ये जो सिलसिला है ये अपेरेंटली ये लगता है कि ये फिर यहाँ रुकेगा नहीं, बल्कि ये जो आग है ये फिर फैलेगी और ये फिर पूरी मुस्लिम दुनिया को लपेट में ले लेगी। और आज जो दूसरों के लिए आवाज़ या गज़ा के लिए या फ़लस्तीनियों के लिए आवाज़ नहीं उठा रहे, फिर कल उनके लिए भी कोई आवाज़ नहीं उठाएगा। लिहाजा ये वक्त है कि जो मुस्लिम उम्मा है वो इकट्ठी हो जाए और अपने जो भी इख्तलाफात हैं, अगर कोई जो ममालिक हैं उनके आपस के कुछ इख्तलाफात भी हैं, मुस्लिम ममालिक के कुछ उनके फ़िरका वाराना कोई अगर इख्तलाफात हैं या कोई भी इख्तलाफ है, मेरा यह ख्याल है कि ये वक्त है कि जब तमाम मुस्लिम ममालिक को इकट्ठा होना पड़ेगा और एक प्लेटफॉर्म में जमा होकर एक ऐसा रद्द अमल देना होगा जिससे ये मामला रुके, जिससे एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जाए। एब्सोल्युटली। अनवर रज़ा साहब कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? मैं कहना चाह रहा था कि प्लान तरीके से किया जा रहा है कि गजा पर जो हमले किए जा रहे हैं उससे मुसलमानों की नस्ल कुशी की जा रही है, और उसके नतीजे में यहूदी ये चाहते हैं, इसराइली ये चाहते हैं कि वो गजा में यहूदियों की आबादकारी करे, वहां पर अपनी बस्ती कायम करे। तो लिहाजा ये नहीं है कि कोई एक तरफा हमले कोई बिला मकसद किए जा रहे हैं, उसका मकसद ही यही है कि वहां पर यहूदी आबादकारी की जाए और वो जो गजा है वो इसराइल के कब्जे में आए, वहां पर यहूदियों का कब्जा हो। बाय डिज़ाइन, बाय प्लान ये सारी मनसूबाबंदी करके यहूदियों की आबादकारी के लिए मुसलमानों की नस्ल कुशी हो रही है। दुनिया को सब नज़र आता है, लेकिन इसके बावजूद पूरी दुनिया इस मामले पर खामोश है और अभी तक इस मामले का कोई हल नहीं निकल सका। गुज़श्ता कई माह से मासूम इंसानी जानें ज़ाया हो रही हैं जिस पर इंटरनेशनल मीडिया खामोश है। सिर्फ ज़बानी एतराज़ात आते हैं, ज़बानी कलामी मजम्मतें होती हैं और यहीं पर मामला ख़त्म हो जाता है। नाज़रीन, आपका और मेरा साथ यहीं तक था। पब्लिक ओपिनियन से इजाज़त दीजिए, पब्लिक न्यूज़ से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।